नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, हक और बातिल की इस लंबी जंग को 105 दिन हो चुके हैं। इन 105 दिनों में पूरी दुनिया ने हर किसी के हिपोक्रेसी के हर चेहरे को देख लिया है। टर्की से लेकर अमेरिका तक हर कोई बेनकाब हो चुका है। और तो और इजराइल जिस तरह से अपने आप को शहंशाह बता रहा था, हथियारों का अपने आप को बादशाह बता रहा था, उस बादशाहत को हमास ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ साथ हिजबुल्ला और यमन हूतियों ने लाल सागर में जिस तरह से मोर्चा संभाला इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल फाइनेंशियली पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। और तो और साउथ अफ्रीका को बार बार सलाम करने को मन करता है कि कैसे साउथ अफ्रीका ने इजराइल के जेनोसाइड की वो बदनुमा तस्वीर पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल कोर्ट में रख दी, जिसके बारे में इजराइल कभी नहीं चाहता था कि उसकी बात हो। यूएन भी इन 105 दिनों में बेनकाब हुआ है। आज इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल पल न्यूज के एडिटर नदीम अकरम। नदीम भाई ने जिस तरह से इन 105 दिनों में पल पल की खबर को बारीक से बारीक पॉइंट्स को समझते हुए आपके सामने रखा, तो अब बड़े बड़े पत्रकार भी जंग पर एक्सपर्ट बने अपने आप को फन्ने खां बताने और कहने लगे हैं। तो चलिए 105 दिनों में किन किन मोर्चों पर क्या क्या जंग शुरू हुई है, इस पर बात करते हैं। तो नदीम भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमास की शर्तों को इजराइल ने मान लिया है, तो क्या 105 दिनों से लड़ी जा रही जंग का सीधा मतलब ये मान लिया जाए कि इजराइल घुटनों पर आ चुका है? खुशबू, इजराइल जो है ऑलरेडी घुटनों पर है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जो मैं जंग के दौरान की चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जो कदम उठाया है, और ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट को बिना बताए ये बड़े कदम जो हैं वो खासतौर पर उठाए हैं। जहां पहले ये बोला गया कि हम अपने बंधकों को डंके की चोट पर गाजा के अंदर घुस करके जो है छुड़ा करके ले आएंगे, पर 105 दिन की जंग में आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं, कोई ऐसी तस्वीर नहीं आ पाई है जो इजराइल डिफेंस फोर्स हो या इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स हो वो गए हो और जाकर के अपने बंधक को छुड़ा करके लेकर के आ गए हो। दूसरा, जो बंधक रिहा हुए हैं वो हमास की शर्तों पर रिहा हुए हैं, क्योंकि एक वीडियो जो है हमास की तरफ से सर्कुलेट किया गया था और ये बताया गया था कि हमारे जो लोग हैं उनको मेडिसिन वगैरह की दिक्कत हो रही है, पर आप हमारे लोगों के लिए भेजे चाहे ना भेजे, पर आपके लोग भी शदीद जख्मी हैं, घायल हैं, और वो हमारे हमलों से नहीं बल्कि जो आपने बमबारी की है ना, जिस जगह पर हमने रखा हुआ था उसमें कई लोग जो हैं आप ही की बमबारी में मारे गए हैं। और इसके बाद जो है उन लोगों के इलाज के लिए, और कई सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो बंधक हैं कि शदीद बीमार हैं, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उन सब की मेडिसिन के लिए दिक्कत आने लगी है। और तब से लेकर के अब तक ये हमास मांग जो है अपने लोगों के लिए तो कर ही रहा था, और ये मांग जो है पहली मर्तबा हमास ने नहीं की, उनके लोगों के जरिए उस वीडियो को सर्कुलेट कराया, जिसके बाद जो है मजम्मत होने लगी। और मजम्मत ऐसी हुई कि जैसे ही 100 दिन की जंग खत्म हुई, और 100 दिन की जंग के दौरान जो है आपने पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट देखे होंगे, पर सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना इजराइल के अंदर जो पीड़ित परिवार लोग हैं, जिनके लोगों को बंधक बना रखा है, उन लोगों ने नाक में दम कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के कि आप हमारे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं। जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तो लगातार जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उन्हीं की आवाम घेरती हुई दिखाई दे रही थी, और बेंजामिन नेतन्याहू को ये फैसला लेना था जो बिना बताए उन्होंने लिया। और पहले ये शगुफा छोड़ा कि ठीक है हम मेडिसिन भेजेंगे, और मेडिसिन जो है वो नहीं भेजेंगे, मेडिसिन कतर से आई है,
और इजराइल हमास ने तो अपना वीडियो सर्कुलेट सबके सामने करा कि भाई हमारी ये डिमांड है, अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपके एक जो है बंधक को छोड़ेंगे। और फिर कतर से मेडिसिन आएगी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया कि भाई जो भी मेडिसिन आएगी उसकी चेकिंग पहले इजराइल डिफेंस फोर्स करेगा, तब जाकर के गाजा के अंदर जाएगी। फ्रांस के थ्रू ये बात कतर के पास गई, कतर ने सामने रखी बात कि ये बात आई है, तो हमास ने भी उसे डिनाई कर दिया कि हम ऐसी कोई शर्त जो है इजराइल की नहीं मानेंगे। लगातार प्रेशर इजराइल की आवाम का नेतन्याहू के ऊपर बना। फिर नेतन्याहू ने खुद फैसला लेकर के ये कहा कि ठीक है, इजराइल डिफेंस फोर्स जो है कोई मेडिसिन चेकिंग नहीं करेगी, हम 1000 ट्रक जो हैं वो जाएंगे और एक एक ट्रक में इतनी मेडिसिन होगी, दुनिया भर की दवाइयां होंगी, जो हॉस्पिटल की सुविधा की चीजें हैं वो सारी चीजें होंगी, पर आपको एक के बदले 1000 मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करानी होगी। और वो फिर ट्रक जो है वो आए और तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है कि हमास की शर्त माननी पड़ रही है। और अब साफ तौर पर हमास के जो नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, याहिया सिनवार ने भी कह दिया कि भाई अगर अब आप चाहते हैं कि आपके तमाम बंधक छूटे तो आपने अब तक जो बरसों से मजलूम फिलिस्तीनियों को अपनी जेल की सलाखों के अंदर डाल रखा है, उनको जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक अब हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसके लिए मंथन जो है वो तेज हो चुका है इजराइल की तरफ से कि क्या करना चाहिए। और जब ये कदम मेडिसिन को लेकर के इजराइल डिफेंस फोर्स चेक नहीं करेगा तो जो कैबिनेट है उन्होंने खुद जो है घेर लिया बेंजामिन नेतन्याहू को कि आपने कहा था कुछ और करके कुछ दिखाया है, जिसमें अब नेतन्याहू आवाम से भी घिरे हैं और जो विपक्ष के उनके नेता हैं उनके भी थ्रू लगातार घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदीम भाई, इसी के बीच में हमने करीब 1000 से ज़्यादा वीडियो किए हैं 105 दिनों में। इन 105 दिनों में हम लगातार गाज़ा में जिस तरह से शहीद हुए बच्चे, महिलाएं, पुरुषों की तो बात ही नहीं हुई, उनको तो किसी ने काउंट ही नहीं किया, उसको तो किसी ना किसी, वो मर्द है तो इस बात को कह के जस्टिफाई कर दिया गया। लेकिन नदीम भाई, इस बात में सबसे बड़ी बात कि इजराइल में भी तबाही हुई है। तेल अवीव पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तेल अवीव के साथ साथ इसके लाखों सैनिक, हम हजारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों सैनिक की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में है कि अब वो चल नहीं पाएंगे, वो पूरी तरीके से अपंग हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डाटा है, क्योंकि अक्सर हम कमेंट्स में पढ़ते हैं, हम लाइव्स में देखते हैं कि अरे तुमने तो ज़्यादा बता दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, क्योंकि अभी अबू उबैदा का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा जो उसके टैंक थे, जिसे वो अपना दिल कहता था, उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। कैसे देखा समझा जाए इजराइल की बर्बादी को, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया तो गाजा की बर्बादी दिखा रहा है। खुशबू, अगर बात की जाए इजराइल की बर्बादी की, और ये 100 दिन की जंग के बाद के दौरान है, क्योंकि हम डेली देख रहे हैं कि इजराइल बमबारी लगातार कर रहा है और उस बमबारी में डेली जो है 100-150 लोग जो है वो शहीद कर रहा है, उसका वो सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को भी हम देख रहे हैं, पर दूसरा सिलसिला ये भी चल रहा है कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं जमीन की सुरंगों के नीचे से निकल करके आते हैं। अब गाजा के अंदर घुस करके इजरायली सैनिकों को मैप लेकर के चलना पड़ रहा है कि हमें किस जगह पर जाना है, इस जगह ठिकाना है, लेफ्ट रहना है, राइट रहना है। और वो जमीन के अंदर से किस जगह इजराइल के सैनिक खड़े हैं उनको सब मालूम है। आते हैं और एक अल-यासीन बारूद का गोला निकालते हैं, सीधा टैंक को निशाना बना देते हैं, या जहां टुकड़ी इकट्ठा होती है वहां पर घेर करके निशाना बना रहे हैं। या अब तो ये भी वीडियो कुछ देखने को मिले हैं कि जो मुजाहिदीन हैं जिन घरों के ऊपर बम गिराए, उन टूटे हुए घरों के ऊपर छतों पर चढ़ करके ऊपर से भी निशाना गोलियां बरसाते हुए इजराइल के सैनिकों पर दिखाई दे रहे हैं। और जो 5000 और फिर आया कि अब 30,000 ये संख्या हो चुकी है, जो खुद मैं नहीं बल्कि इजरायली मीडिया कहने लगा है। और इजरायली मीडिया ये डंके की चोट पर कह रहा है कि ये डाटा इजरायली मीडिया ने कलेक्ट किया है, क्योंकि जो घायल सैनिक होते हैं उन्हें मुआवजे मिलते हैं। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई जंग का दायरा बढ़ रहा है। अब जब जंग का दायरा बढ़ रहा है तो हमारे पास इतना समय है नहीं कि किस तरीके से ये डाटा कलेक्ट किया जाए।
तो डाटा कलेक्ट करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया, एक कंपनी को इसका पूरा ठेका दिया गया। वो कंपनी आई, उसने एक, और उस कंपनी के बारे में इजरायली मीडिया को तो पता था कि किस कंपनी को दिया है, और उस कंपनी ने इजराइल डिफेंस फोर्स को, पहले इजराइल डिफेंस मिनिस्टर को बोलने की बजाय या उस मंत्रालय को बताने की जगह, हिब्रू जो खासतौर पर एक प्रसिद्ध अखबार है, चैनल है, उसको इंटरव्यू में एक अधिकारी जो उस कंपनी से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम ये डाटा कलेक्ट जो है इजराइल के कहने पर नहीं कर रहे हैं, कि मतलब जो सैनिक बता रहे हैं, क्योंकि सैनिकों की संख्या उनके हिसाब से तो 2500 ही घायल है और 500 से ऊपर बड़े नहीं है, क्योंकि वो लोगों को नजर भी नहीं आएगा कि ये कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया। और 30,000 इसलिए बताया गया कि अधिकारी ने बताया कि हमने जितने भी आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, और आर्मी हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि अदर हॉस्पिटल्स में भी जहां जहां सीरियस इंजरीज चल रही है, कितनों की सीरियस इंजरीज हैं, ऐसे कितने सैनिक हैं कि किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो वो पूरा डाटा कलेक्ट करके बताया गया कि तकरीबन 30,000 ऐसे सैनिकों के नाम मिले हैं जो बीते 3 महीने की इस जंग में शहीद हुए हैं। और इस 30,000 में जो है, कुछ उन्होंने बताया कि पहले जब पुरानी जंगें हुई हैं उसमें भी इजरायली सैनिकों को नुकसान हुआ है, और उसका भी डाटा कलेक्ट किया गया, जिसमें पूरी ओवरऑल संख्या जो निकाली गई बीते 3 महीनों की डाटा कलेक्ट करके, क्योंकि अगर पहले की जंग के हिसाब से देखें तो 60-70 हजार के आसपास वो डाटा था। फिर ये डाटा कलेक्ट करने वालों ने साफ तौर पर इंटरव्यू में बताया कि ये 30,000 की संख्या है। फिर जो डाटा कलेक्ट करने वालों ने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, जिन कब्रिस्तानों में तदफीन हुई है, ये तो अपाहिजों के लिए था कि कौन कौन इसमें घायल हुआ है। फिर उन्होंने जितने भी कब्रिस्तान थे उन जगह पर जाकर के पता किया कितने मरे, कितने घायल हुए, वो पूरा डाटा कलेक्ट करके मीडिया को बताया। मीडिया ने पहले जो है बता दिया, और उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये टोटल संख्या जो है वो 60,000 के पास है। अब सवाल ये है कि कंपनी कहती है 30,000, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 60,000। इसका मतलब है तो अगर 60,000 घायल हुए तो मरने वालों की संख्या कितनी होगी, इसका भी अंदाजा लगाना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साफ होता है कि लाखों अपने सैनिक वो गवा चुका है 105 दिनों के भीतर, जो अपने आप को इस बात का बादशाह मानता था कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैन्य जो पूरा का पूरा संगठन है वो उससे बड़ा नहीं है। नदीम भाई, बात करते हैं हूतियों की हिम्मत की। इस हिम्मत की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका अब उस पर ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा है, और यमन पर हमले उसने तेज़ कर दिए हैं, जिसका जवाब की अगर हम बात करते हैं तो उसका समुद्री जहाज उन्होंने उड़ा दिया है। क्या कुछ देखा समझा जाए, क्योंकि हर बार हथियारों का जो व्यापार है उसे बढ़ाने के लिए वो जमीन पर तो उतरता है, लेकिन इतिहास ये रहा है कि जमीन की लड़ाई वो कभी जीत नहीं पाया है। कैसे देखा और समझा जाए? खुशबू, अगर अमेरिका के इतिहास की बात की जाए तो अमेरिका किसी भी देश में अगर घुसता है या किसी भी देश के ऊपर हमला करता है तो अकेला नहीं करता है। वो कहने को सुपर पावर है, पर उसे सुपर झुंड की जरूरत पड़ती है, और उस झुंड के हिसाब से ही चल करके वो तमाम कदमों को अंजाम देता है, जो यमन के साथ किया। यमन अकेला लाल सागर में खड़ा था, और यमन ने पहले ही हमलों से पहले ये कह दिया था, जो अंसारुल्लाह के सीनियर नेता हैं उन्होंने ये साफ ऐलान किया था कि भाई देखिए कि हम किसी देश के पास जाकर के ये नहीं बोलने वाले कि हमें समर्थन दे दो, हमें समर्थन दे दो, हमें समर्थन दे दो, भाई अमेरिका हमें मारने वाला है। हम अपने दम पर जिस जगह खड़े हैं उसी जगह से सीधा हमला करेंगे। और पहले ये ऐलान किया गया कि हम इजरायली जहाजों को निशाना बनाएंगे, जिसमें आपने जंग के दौरान देखा होगा कि बड़े गैलेक्सी जो जहाज था इजराइल का, उसे अपने कब्जे में लिया। और फिर इसके बाद ये कहा गया कि सिर्फ इससे असर नहीं पड़ेगा, ये जंग जो नरसंहार हो रहा है, नरसंहार इससे रुकेगा कि जो अब इजराइल की तरफ जहाज जा रहे होंगे, जो कोई भी देश के होंगे, उसको निशाना बनाया जाएगा। इसने लाल सागर में जो है खलबली मचा दी, तमाम तरीके के थ्रेटन दिए जाने लगे। यमन ने साफ तौर पर बोल दिया कि हम हमला करेंगे, और इसमें कई देशों के जहाजों को निशाना बनाया गया। और अमेरिका जो है इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में कूदा, क्योंकि जो हाइफा पोर्ट है और उस जगह पर जो है सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिका का चलता है। अमेरिका अपने कारोबार को बचाने के लिए जो इजराइल में बर्बाद हो रहा है उसे बचाने के लिए इस जंग में कूदा।
और ब्रिटेन को साथ लेकर के आया। ब्रिटेन के साथ में 10 देश और आए। ये देश जो है पहले 20 थे, फिर 16 हुए, फिर 12 हुए, हमले के बाद अब 10 बचे। और उन 10 देशों ने मिलकर के एक साथ जो है हमला बोला। हमले की प्रतिक्रिया ये इसलिए की गई अमेरिका की तरफ से कि अब जब सुपर पावर मार रहे हैं 10 देश एक को, अकेले गरीब यमन को मार रहे हैं, तो उसे डर जाना चाहिए था। यमन ने दोबारा पलटवार कर दिया, जो कि परसों एक जहाज को निशाना बनाया गया जो अदर था, फिर कल दोबारा निशाना बनाया गया कि एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया जिसमें आग भी लगी। और इसमें भी एक अलग कहानी है कि पहले ये बताया गया कि हमला हुआ था, वो हमला जो है हमने हवा में मार गिराया, कोई असर हुआ नहीं। और जिसके शिप पर जाकर के गिरा उसने तस्वीर जाहिर कर दी कि भाई यहां हमला हुआ, यहां आग लगी थी, पर किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। यमन के हमलों के आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो एक भी इंसान की जान नहीं गई है। फिर भी यूएन में जो है उसको अमेरिका ने वॉशिंगटन में यह घोषित कर दिया कि यमन हूती जो है हमारी बात नहीं मारे, उठाओ इसे आतंकी संगठन में डाल दो, ये तो आतंकवाद कर रहा है, भाई हमारी बात नहीं मानता तो वो हर कोई आतंकवादी हो जाता है। इसलिए जो है ये कार्रवाई की गई। और फिर दोबारा जो है यमन के ऊपर आज फिर चौथी मर्तबा जो है एयर स्ट्राइक की गई। ये बताया कि 17 ठिकाने थे, 17 ठिकानों पर 150 बम जो है वो गिराए गए हैं। और यमन ने इन हमलों के बाद बोल दिया कि हम भी इस जंग में हम आपके बेस को अब निशाना बनाएंगे, जिस जगह से आप हम पर बम गिराने का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसी जगह से आपको अब निशाना बनाएंगे, किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। यह अंसारुल्लाह का खुल करके अब चेतावनी दे दी गई है। नदीम भाई, इसी के साथ 2 सवाल हैं मेरे कि अब किस किस मोर्चे पे जंग लड़ी जा रही है, और ताज़ा अगर इस जंग का अपडेट देखते हैं तो कुछ ईरान पाकिस्तान भी आ गया है। जब बात आज़ादी की हो रही थी फ़िलिस्तीन की, इज़राइल से और उनका बात चल रहा था, सपोर्ट करने के लिए लेबनान आए, यमन आए, समझ में आता है। ईरान ने भी पूरा बैक दिया हुआ था, ये भी समझ में आता है। जो तमाम मोर्चे हम देख रहे हैं हमें समझ में आता है कि हिजबुल्ला कैसे वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, यमन कैसे सपोर्ट कर रहा है, कि ये आज़ादी की लड़ाई में सच्चे अगर योद्धाओं की बात की जाए तो ये हमारे मुजाहिदीन हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो अब्दुल की शादी में बेगाना बनने वाली जो बात अगर हम की जाए तो पाकिस्तान की भूमिका को अगर हम समझना चाहें तो नदीम भाई कैसे देखें और समझा जा सकता है? खुशबू, सबसे पहले जैसे आपने बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस पर भी हम बात करेंगे। आपने एक ही सवाल में 2 सवाल पूछे कि किस किस जगह पर क्या क्या मोर्चे खुले हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मोर्चा हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले जब युद्ध विराम देखा था तो कुछ दिन के लिए जंग रुकी थी, तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए। उस दौरान जो है किसी की तरफ से कोई हमला किसी के ऊपर नहीं किया गया। पर इस बार भी जो है हमास की शर्तें मानी गई हैं, पहले भी मानी गई थी, अब भी मानी गई है, पर हमले नहीं रुके हैं। आने जाने की जो अवधि है वो लगातार जारी है, वो सिलसिला जो है ट्रकों के आने का जाने का सिलसिला जारी है। और आज भी जो है कई सैनिकों को ढेर करने का काम जो है वो खासतौर पर हमास द्वारा किया गया है। जो पहली तस्वीर हमास और इजराइल के बीच है, और इजराइल ने भी खान यूनुस जबलिया इलाके में जबरदस्त बमबारी की है, जहां तकरीबन 60 से 70 लोगों को शहीद कर दिया गया है। यह तो एक मोर्चा हुआ। और दूसरा मोर्चा जो है वो इराक सीरिया में खुला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जो सीधे सीधे अमेरिकी बेसिस के ऊपर खुला हुआ है, और आज भी रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो है सीरिया इराक के अंदर हमले हुए हैं। और ये हमले उस जगह पर हुए हैं जहां पर इरबिल के पास में इनका एयरबेस था, जहां ईरान ने भी कुछ दिन पहले हमला किया है, 1-2 दिन पहले। उस जगह को निशाना बनाया गया है। सीरिया में भी हमने देखा कि जो अल ऑयल जगह है उस जगह पर निशाना बनाए गए हैं। और तीसरा जो बात की जाए यमन के ऊपर हमले हुए हैं। और चौथी अगर बात की जाए तो हिजबुल्ला साइलेंटली प्ले कर रहा है, जो अपने अग्रेशन से बता रहा है कि वो हमला कर रहा है, पर ज्यादा दिखा नहीं रहा, शोशेबाजी नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे हमला कर रहा है। जो कर रहा है उसकी पूरी समरी पूरे दिन की उनके जो आर्मी है वो दिखा देती है कि भाई हमने इस जगह पर इतने मिसाइलें मारी है, इतने सैनिकों को ढेर किया है, अब लाशें उधर पड़ी है, इजराइल जाकर के गिन ले। चौथा तो ये हुआ। और पांचवी अगर बात की जाए तो जंग ईरान को घेरने के लिए जिस तरीके से
किलेबंदी की गई, क्योंकि हमने देखा कि जंग के दौरान ईरान ही था जो खुल करके बोल रहा था और कुछ लोगों ने जो खासतौर पर बता दिया कि ईरानी है, ईरान की वजह से ही ये देश जो है पिट रहा है, मजलूम जितने भी फिलिस्तीनी मरे हैं वो ईरान की वजह से मरे हैं और हमास को हवा दे दी ईरान ने और ईरान जो है पीछे हट गया। पहले रोना इस बात का हो रहा था कि ईरान कुछ नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी देता है, ईरान तो बस मजे ले रहा है, दोनों देशों को आपस में लड़वा दिया और मर बेचारे फिलिस्तीनी रहे हैं। अब ईरान जब तक एक्शन नहीं ले रहा था तब तक रोना था और ईरान ने जब एक्शन ले लिया उसके बाद भी रोना है। और वो रोना क्या है, जब ईरान ने सीरिया इराक में जो ISIS के ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया, मोसाद के हेडक्वार्टर को इराक में निशाना बनाया और इसी के साथ साथ अमेरिका के कुछ बेसिस थे उसको निशाना बनाया। एक साथ परसों के हमले में एक साथ 3 दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। ISIS के ऊपर हमला, इजराइल के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला, उसी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर हमला। तब लोग जो हैं ये कहने लगे कि ईरान ने आखिरकार दम दिखा दिया, ईरान में है दम, ईरान लेगा बदला और ये सारी चीजें चल रही थी। और फिर अगले दिन ईरान ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो जैश अल है आतंकी संगठन, उसके ठिकानों पर बमबारी की और यह बताया कि हमारे देश को इन आतंकी संगठन से खतरा था, इसलिए जो है हमने इनके ऊपर वार किया है। और ईरान के हमले में उसने पाकिस्तान की फोर्स पर हमला नहीं किया और साथ ही साथ आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया। पर रिपोर्ट सामने आई कि 2 बच्चे मारे गए, एक महिला मारी गई, 4 लोग जो हैं ईरान के उसमें मारे गए। ये चीजें समझ में आती हैं। पाकिस्तान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आ गई कि हम अपने ऊपर जो हैं ये हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ये टूल किट को कैसे इस्तेमाल किया गया है, इस खेल को ज्यादा समझने की जरूरत है। जो ईरान और पाकिस्तान का क्लैश हुआ, ईरान ने हमला किया, कल किया, पाकिस्तान ने आज हमला ईरान के ऊपर किया और कहा कि भाई ये आतंकी संगठन है, इसको हमारे देश से खतरा था। जो ईरान ने भाषा बोली वही भाषा जो है पाकिस्तान ने ईरान के लिए बोली। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जब पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के ऊपर हमला ही करना था, इतनी बड़ी फोर्स थी, क्योंकि हमने जंग के दौरान देखा जिस तरीके से सामने आकर के ईरान लीड कर रहा था, पाकिस्तान इस जंग के मोर्चे में कहीं दिखाई नहीं दिया है और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई, क्योंकि वहां जिसके इशारे पर वो पलते हैं वो तो सीधे सीधे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोले क्या, हाँ अग्रेशन अवाम में जरूर है, कई बड़े एहतजाज जो है देखने को मिले हैं और अवाम जो है खुल करके इजराइल के उसके खिलाफ खड़ी है। पर पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया कभी देखने को नहीं मिलती। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि आपको आतंकी संगठन को निशाना बनाना था, ईरान के एक दिन के पहले के हमले के बाद ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये टूल किट है जो साफ तौर पर दिखाता है कि एक अलग जंग के दायरे खुलने जा रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल को चाहिए था कि कोई ईरान को रोक सके सामने से आकर के, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट हमले कर नहीं सकता था। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने गलत किया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हल्के में ले लिया और ये वो कर लिया, क्योंकि जब ईरान के ऊपर 3 जनवरी के दिन हमला हुआ और जिसमें 103 लोग शहीद हुए, उसी के बाद से उसने लाल झंडा लहरा दिया बदले का कि हम बदला लेंगे और उन तमाम लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने ये हमला किया है। और उसने आतंकी संगठन को निशाना बनाया ईरान ने पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने जो लोगों को निशाना बनाया है उसमें ईरानियों को नहीं मारा है, उसमें 7 लोग जरूर मारे गए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 2 लोग और हैं जिनको उसने मार गिराया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो लोग मरे हैं वो कौन है? वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूची हैं, और पाकिस्तान ने किस तरीके से बलूचियों के साथ में तमाम व्यवहार किया है उसकी एक रिकॉर्ड जो है दुनिया के सामने है। दुनिया जानती है कि किस तरीके से जुल्म ज्यादती की है। अब ईरान ने उस जगह पर
जगह दे रखी थी, खासतौर पर जो अफगानिस्तान से भागे हुए बलूची हैं, पाकिस्तान में जिन बलूचियों के ऊपर जुल्म हुआ उन्हें जगह दे रखी थी, उस रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया। ईरान ने जो हमला किया वो ये दिखाने के लिए कि वो आतंकी संगठनों को ठिकाने लगा रहा है, पर आपने अपने अंदर की कुंठा दिखाई, उन रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हमला करके बताया कि भाई इनसे हमें खतरा है, ये हम पर हमला करते हैं, इसलिए हमने ये हमला जो है आपके ऊपर किया। और कल जिस तरीके से रिएक्ट पाकिस्तान ने ढोल पीटा, पाकिस्तान की मीडिया ने ढोल पीटा कि हाय तौबा मचा दी कि ये हमला उसके ऊपर हो गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा तब ये रिएक्शन कहां गया था? तब आपका ये रिएक्शन नजर नहीं आया। और ये तमाम चीजें हैं और मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। अब सबसे पहले बात की जाए जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी पूरी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया और ये बताया गया और उन्होंने बकायदा मंच से ये ऐलान किया कि ये जो हुकूमत इशारों पर नाच रही है वो अमेरिका की टूल किट है और ये टूल किट जो है इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ईरान को रोकने के लिए कोई एक ऐसा देश चाहिए था जो कि सामने से आए, उसके ऊपर हमला करे और जब हमला होगा तो ईरान रुक जाएगा। और ईरान ने इस हमले के बाद साफ तौर पर अपने राजदूतों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया और अपने देश से उनके राजदूतों को लात मार करके निकाल दिया, पर व्यापार में किसी तरीके का कोई वो नहीं आया। और जैसे ही ये हमला पाकिस्तान की तरफ से पलटवार किया गया, अमेरिका ने आकर के पीठ थपथपा दी, बेटा बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। कल ईरान ने जब आ रहा तब आपने नहीं कहा कि आप तो आतंकी संगठनों के खिलाफ वो कर रहे थे और तमाम चीजें। और इससे पहले भी जब ISIS से जंग लड़ी गई है, जहां ईरान और अमेरिका ने मिलकर के साथ रखी थी और अमेरिका ने यह बताया कि उसने ISIS को खत्म किया है, पर दुनिया इस जंग के दौरान देख चुकी है जो इजराइल डिफेंस फोर्स आम सिविलियंस के साथ फिलिस्तीन में गाजा के लोगों के साथ कर रहे हैं, आंखों पर पट्टी पूरा नंगा करके घुटने के बल बैठा करके सीधा सर में गोली मार रहे। ये तो तस्वीर जानी पहचानी लगती और ये तस्वीर है ISIS की जो इस तरीके से लोगों को मार रहा है और आप भी वही भूमिका निभा रहे हैं। और जब सीधा तौर पर ईरान कुछ कर नहीं रहा, रोने वाले लोग जो हैं अब रोना क्यों रो रहे हैं जब ईरान ने वार कर दिया, तब पाकिस्तान कहां सो गया था इन बीते 105 दिन की जंग में जब वहां तमाम घटनाएं हो रही थी। इतनी बड़ी बड़ी फोर्स थी, अपनी ताकत दिखाते, कोई तो ऐसा सिस्टम देते, क्योंकि आपको पता है कि आपका बाप है अमेरिका, वो तो कुछ कहेगा नहीं और आप उसके खिलाफ जाएंगे नहीं। अब ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका का ईरान है, ईरान को रोका कैसे जाए, क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ से अमेरिका को और अमेरिका की पॉलिटिक्स, इजराइल की पॉलिटिक्स को ईरान ने मात दी है, ये अखर गया है। जो अलग अलग मोर्चे खुले, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से खुले, यमन की तरफ से खुले, हिजबुल्लाह की तरफ से खुले, हमास की तरफ से खुले, वो तमाम भूमिका जो है, वो अग्रेशन, वो चीजें जो है लगातार ईरान की तरफ से दिख रही थी। और ये सीधे तौर पर समझाने की कोशिश है कि आप अगर हमला करेंगे तो हम एक अलग फ्रंट खोल देंगे जहां लोग इजराइल हमास की वॉर को भूल जाएंगे। वो सिर्फ बात होगी ईरान और पाकिस्तान की जंग की, जो पाकिस्तान ने इस हमले से साफ तौर पर दिखा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट है।